हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज देखिए हम आपका जो बेथ बेगार और रीत जो है ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके HS में भी आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली जो है इस तरह के टॉपिक्स आपको मेंशन मिलेंगे सिलेबस में। देखिए आपका जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आज हम देखेंगे आपका बेथ बेगार और रीत क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये हुआ है और क्या इसका मीनिंग है। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे इन शब्दों के बारे में, आपको मीनिंग इसका क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कब स्टार्ट हुआ था, इसके अगेंस्ट कौन सी मूवमेंट्स हुई है, मूवमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन मूवमेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो नहीं है कहीं। ठीक। बाकी आपको एक दो चीजें देखेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने भी आप देखेंगे कि जो सनद्स हैं, सनद्स में आपको मिलेगा कि बेगार जो है उसको इन्होंने लीगलाइज कर दिया था। ऑलमोस्ट इन्होंने सनद्स में बेगार मांगी थी। आपने सुना तो होगा लेकिन शायद आप इसका मीनिंग जो है वो आप समझे नहीं होंगे और ऐसे बूंद बूंद के आप बैठ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें एकदम टॉपिक को समझते हुए चलना है। चलिए, आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बैथ को समझेंगे। ठीक है, बैथ बेगार ऑलमोस्ट ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले बैथ जो है, बैथ बैठू एक ही चीज है। देखिए ये क्या है, एक तरह की सर्विस है जो कि आप लोअर क्लास के लोगों से लेंगे। ठीक है, अपर क्लास इज कॉल्ड बैथ, बट इट इज विदाउट विदाउट रेम्यूनरेशन। ये शब्द जो है आप याद रखेंगे, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन या फिर आप इसको सिंपली पे भी कह सकते हैं। बिना किसी पे के, बिना किसी सैलरी के एक तरह से जो है आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये होती है आपकी बैथ। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह का क्या है, एक तरह का आपको पता है कि एक तरह का सोशल इवल है। तो ये जो सोशल इवल्स होते हैं, यहाँ से आपको हमेशा ही क्वेश्चंस सिंपली डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट होता है कि किसने इनको रोका, किसने सपोर्ट किया, कौन इनमें इन्वॉल्व थे। चलिए एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे ये मेनली पॉपुलर कहाँ पे था। देखिए बहुत जगह था, लेकिन एक मैं आपको बताऊं तो शिमला। शिमला की जो उस टाइम पे हिल स्टेट्स थी, अब देखिए इस टाइम का शिमला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे शिमला में बहुत सारे एरिया आता था। आप देखेंगे जो महासू वाला जो एरिया है नीचे, तो उसमें जिस टाइम पे किन्नौर भी आता था, साइड में आपका हटकोटी, जुब्बल, ये सारे एरिया जो था उस टाइम पे शिमला हिल स्टेट्स में था। बाकी आपका जो पंजाब हिल स्टेट वाला एरिया था उसमें मेनली उस टाइम पे कांगड़ा देख सकते हैं आप, शिमला का कैपिटल जो टाउन है वो देख सकते हैं, लाहौल स्पीति देख सकते हैं। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि उस तरफ को आपका जो हमीरपुर है वो भी कांगड़ा में था उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली वो भी पंजाब में ही था। तो ये सारा एरिया जो है आपका वहाँ आपको देखने को मिलता है। इवन कुल्लू भी आपका उस टाइम पे पंजाब में था। चलिए, मेनली पॉपुलर आपको बता दिया मैंने कि शिमला में जो है ये मेनली पॉपुलर था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। लैंड जो है, एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलेगा लैंड पर। यू कैन नॉट ओन द लैंड। आप काम करेंगे वहां पे, आपको काम तो करना पड़ेगा साहब, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, नो सैलरी। सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा फिर, उसकी जगह कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो देखिए आपको मिलेगा चाक मिलेगा। चाक क्या है, एक तरह का ये क्लोथ है। ठीक, आप इसको समझ जाएंगे कि एक तरह की किसकी बात हो रही है, क्लोथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स मिल जाएंगे। चाक जो है उसको आप समझेंगे, चाक का मीनिंग जो है आपका फूड होता है, तो आपको खाना मिलेगा। ठीक, तो आपको खाना दे देंगे ये, पर खाने से जो है आप देखिए कि वो बात नहीं बनती है। फिर आपको 2 पेयर ऑफ क्लोथ, 2 जोड़ी कपड़ा मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए 1/10 ऑफ क्रॉप मिल जाएगा। जो क्रॉप आप उगाएंगे उसमें से आपको 1/10 शेयर दे देंगे। यानी अगर 10 कासियां या फिर 10 तरह के आपने जो है घास काटा है, उसमें से एक आपको दे दी जाएगी। तो ये भी इनफ नहीं है। चलिए, फिर आप देखिए कि इसमें आपको सबसे पहले तो देखिए एक दो पॉइंट आप साइड में ही देख लो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लोअर कास्ट की जो है ये मेनली यहाँ पे शोषण है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखिए कि आने वाले टाइम में क्या होता है कि 1940 तक आते आते, 1940 तक आते आते आप देखेंगे कि आपका जो है ये जो चाक है, इंस्टेड ऑफ चाक यानी इंस्टेड ऑफ फूड, फूड की जगह आपको क्या मिलने लग जाएगा ब्रिटिशर्स के आने के बाद, आपको 3 आना, 3 आना आपको मिलने लग जाएगा। 3 आने आपको देंगे, ये एक दिन में मिलेंगे यानी पर डे। तो इस हिसाब से आप समझिए कि 12 से लेके 18 जो है आपके रुपए बन जाते थे उनके पास पर ईयर के हिसाब से। ठीक, तो ये चीज आप देखेंगे। फिर आप देखिए कि ब्रिटिश कंटोनमेंट्स जो हैं उसमें भी इनका यूज किया जाता था। किस लिए यूज कर सकते हैं इनका, इनका पॉटरी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, गार्डनिंग है उसके लिए यूज किया जाएगा, पालकी उठाने के लिए यूज किया जाएगा। देखिए ये यूज तो आपका एंड तक भी खत्म नहीं हुआ। ठीक, फिर आप देखिए कि 1939 तक आते आते क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है उनके दिल में पता नहीं कहाँ से जो है इतना प्यार आ जाता है
और वो इनको बोलते हैं कि यार इनको थोड़ी सी लोकल जो है, आप इनको ओनरशिप देना स्टार्ट कर दीजिए, ओनरशिप इनको दीजिए। ठीक, तो ये बात होगी। इसके बाद आप देखिए कि ये जो आपको डेट यहाँ मैंने लिखी है 24 अगस्त 1943, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जो है पॉलिसी बेथ और बेगार दोनों की ही एक्चुअली खत्म कर दी गई यहाँ पे। तो इस डेट को आप याद रखिए कब खत्म हुई है, तो 1943 में आके आपकी खत्म हो गई। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, बेथ और बेगार की। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बेगार आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका मैं बता दूंगा। चलिए, इसके बाद आप देखिए कि बेथ जो है उनको ऑलमोस्ट फ्रीडम तो देखिए हर चीज से मिल गई, फ्रीडम हर चीज से उनको मिल गई। लेकिन बाद में भी जो है आपकी, यानी 1943 के बाद भी उनको जो पालकी उठाने वाला जो काम था ना, पालकी उठाने वाला वो जो है उनको करना ही पड़ा। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद फ्रीडम मिलने के बाद क्या किया गया कि इनको बोला गया कि यार जो बेथ हैं जिन्होंने एक लैंड पे काम किया है 3 साल तक, ठीक, उनको तो ओनरशिप दे दीजिए आप, उनको ओनरशिप दे दीजिए, यानी उस लैंड को आप उनको ओन करने दीजिए। जिन्होंने थोड़ा 3 साल से कम किया है उनको भी आप ओन करने दीजिए, लेकिन आप उनसे कंपेंसेशन लेंगे। क्या लेंगे? आप उनसे कंपेंसेशन लेंगे, यानी उनसे पैसे लेंगे और फिर उनको जो है आप दे सकते हैं आप उनको ले। तो ये आपका बेथ के बारे में हो गया, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जा सकता। बेगार का आप देखिए, बेगार में दो तरह की जो टाइप की बेगार है आपको देखने को मिलती है। बेगार इज ऑल्सो वर्क वर्क विदाउट विदाउट रेम्यूनरेशन। आपको वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, ये जैसे ही आप लिख देंगे ना पेपर में, मैं आपको कह रहा हूँ वहां पे स्टार मार्क लगाएगा आपका एग्जामिनर, और 1 नंबर या 2 नंबर आपको उसी को टाइम दे देगा इस क्वेश्चन में। सोशल लेवल से आपको हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, विमेन का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि विमेन के साथ सोशल लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिए, ये तो एक होती है आपकी अथवारा बेगार। ये क्या होती है? ये है, देखिए मेन भी बेगार तो आपकी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन है। अथवारा बेगार वो बेगार है, यानी वो वर्क है विच इज डन थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे ईयर, पूरे साल आपको ये बेगार देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो आपकी फ्राइट फ्राइट लोड, यानी कुछ कैरी करना हो वो आएगा आपको सबसे पहले। दूसरी चीज, चेक पोस्ट पे आपको काम करना है तो वो तो सारा साल काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, पोस्टल सर्विस। चौथी चीज, रोड के जो कंस्ट्रक्शन है वो, रोड कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज, आपको अगर सरकार को वुड्स चाहिए, सरकार यानी जो भी आपका वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो, ग्रास घास लेके आना है रॉयल्स के लिए, राजाओं के लिए वो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कुकिंग हो गया। अगर आपको कुकिंग वहां पे आपको सारा साल देनी पड़ेगी बेगार। फिर आपको कोई किसी भी तरह की लेबर होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तरह का एक तरह का शोषण है। आपको साथ में ही यहाँ पे मैं एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आईबीटीएस में ही आपको ये चीज जानने को मिलेगी। अब देखिए, एक बात सोचिए कि अगर बेगार ऐसे ही चल रही है तो आप देखिए कि पैसा, मनी जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है। मनी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, यानी पीपल पीपल कैन नॉट स्पेंड, पीपल कैन नॉट स्पेंड। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड द डेथ ऑफ इकोनॉमी, डेथ ऑफ इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे, अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्चने के लिए, तो बैंक्स कभी भी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। बैंकिंग सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड इन द वर्ल्ड। ये उस वैसे से पैसा बनाते हैं जो कि एक्चुअली उनके पास है ही नहीं। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्चने के लिए तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी, कुछ डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ, इसलिए हमारा हिमाचल इतने टाइम तक जो है बेगार और इन सोशल लीवल्स की वजह से डेवलपमेंट से बहुत कोसों कोसों दूर रहा। चलिए, नेक्स्ट बेगार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेला बेगार। हेला बेगार किस तरह की बेगार है कि जो आपको स्पेशल ओकेजन्स पे देनी है। स्पेशल ओकेजन्स। अब स्पेशल ओकेजन्स में क्या क्या आएगा सर? स्पेशल ओकेजन में आप देखिए, आपके पास आएगा बर्थ हो गया, किसी का बर्थ हो गया, बच्चा पैदा हो गया, फिर उसके बाद किसी की डेथ होगी, तो वो भी एक तरह का स्पेशल ओकेजन है, हालांकि इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, तो पर फिर भी है तो ओकेजन ही। उसके बाद आप देखिए कि मैरिज हो गई, राजा जी की चौथी पांचवी मैरिज हो गई, चलो आपको बेगार देनी पड़ेगी। तो इस तरह का आपका सिस्टम था वहां पे, नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। इसके बाद आप देखिए कि इसके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट्स हुई हैं। एक तो आप देखिए कि पझौता से पहले मैं आपको बता दूं, एक डुम्हा मूवमेंट हुई। डुम्हा डुम्हा मूवमेंट हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको डुम्हा मूवमेंट देखने को मिला। डुम्हा डुम्हा मूवमेंट जो है ये कनेत्स के द्वारा लड़ की गई थी। कनेत्स, मॉडर्न कनेत्स जो है, इन्होंने क्या किया, बेगार जो है वो नहीं दी, और क्या किया, इसकी जगह इन्होंने जो गांव है वहां से दे फ्लड अवे। ठीक है, दे फ्लड अवे। यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद पझौता मूवमेंट्स आपको पता है, ये मूवमेंट तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की मूवमेंट्स
जो है इन्हीं राजाओं के अगेंस्ट हुई है। पजोता हो गई, दामी हो गई, ये तो सिरमौर में हुई है। फिर आपकी शोभा लाल जो है वो भी एक मूवमेंट करते हैं मंडी में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए भागल जो स्टेट है, भागल, भागल में भी 1905 में एक तरह की मूवमेंट होती है। ठीक। और सिरमौर की जो ये जो डुम्मा मूवमेंट है, सिरमौर में जाके जब ये डुम्मा मूवमेंट गई तो वहां पे जाके ये वायलेंट हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डुम्मा मूवमेंट कहाँ जाके वायलेंट हुई, तो वो सिरमौर में जाके जो है वायलेंट हुई। ये 1880 की बात है। तो आप देख सकते हैं कि कितने पुराने टाइम से जो है आपका शोषण यहाँ पे चल रहा था। ठीक। तो अब आप ये देखिए इसके बाद कि एंड ऑफ बेगार के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। एंड ऑफ बेगार में सबसे बड़ा हाथ रहा है आपके सत्यानंद स्टोक्स का। देखिए ये एक क्रिश्चियन मिशनरी थे। ये ओरिजिनली एक क्रिश्चियन थे, लेकिन इनको हमारी भारतीय सभ्यता इतनी पसंद आई कि बस ये यहीं के होके रह गए, और उसके बाद ये बहुत बहुत खुश रहे। लेकिन इन्होंने देखा कि देखो बेगार इस तरह की यहाँ पे चीज़ें चली हैं, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत सारा काम किया, और 1943 में इनके प्रयासों से आगे जाके जो बेगार है वो हमारी खत्म हो गई। अब देखते हैं लास्ट हमारा टॉपिक जो है रीत। रीत का आप देखिए कि रीत हिमाचल प्रदेश में किस तरह से होती है। रीत देखिए एक तरह का वैल्यू है। किस चीज की वैल्यू है? रीत इज इक्वल टू, मैं आपको ऐसे साइड में बताता हूँ मैथमेटिकल फॉर्मूला। रीत इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी, या फिर अमाउंट ऑफ जो भी आपने चीजें स्पेंड की हैं, किस पे? शादी पे स्पेंड की हैं, जो हस्बैंड ने स्पेंड की हैं, जो ज्वेलरी दी है वाइफ को, ये सब कुछ। यानी रीत वो अमाउंट है जो आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर खर्च किया, हस्बैंड ने वाइफ पे खर्च किया। सारी उम्र में नहीं, बल्कि सिर्फ शादी के टाइम की बात हो रही है। अच्छा, अब जो देखिए रीत क्या है। रीत एक तरह का ये बोला जाता है, कई जगह रीत एक मैरिज का कॉन्सेप्ट है, कई जगह रीत एक डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, और कई जगह रीत एक सेटलमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो इसके बहुत तरह के रूप हैं। देखिए रीत में क्या होता है कि आपकी जो मान लीजिए ये मैन है, ये उसकी वाइफ है, इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, इनको अब साथ में नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे आप देखिए डिवोर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो वाइफ क्या करेगी? अब वाइफ जो है ये अपने पिताजी के पास जाएंगे, तो पिताजी को वो अभी जाके बोलेंगे कि भाई हमें जो है इस आदमी के साथ नहीं रहना है। तो आप पिताजी क्या करेंगे कि जो रीत का अमाउंट है वो अमाउंट इस आदमी को देंगे, और अपनी जो बेटी है उसको घर वापस ले जाएंगे। उसके बाद उनकी बेटी खुशी खुशी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि एक तरह का जो ये रीत है, आप देखिए अलग तरह से भी यूज होने लग गए। किस तरह से? रीत में क्या होता है कि एक तरह तो ये यूज होने का, ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद है आप जा सकते हैं, लेकिन रीत में क्या हो रहा था कि ये मैन है, ये उसकी वाइफ है, यदि इस वाइफ को कोई और दूसरा मैन टू पसंद आ जाता है, कोई पराया मन पसंद आ जाता है, तो ये जो नया इनका जो पसंद है इनको क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेंगे, ये जो इनके पुराने हस्बैंड है इनको अमाउंट ऑफ रीत देंगे, और इसकी वाइफ को जो है ये ले जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता, ये बोल ही नहीं सकता कि आप जो है ऐसा मत करिए। ये अमाउंट ऑब्जेक्ट कर सकता है सिर्फ एक बात पे, अमाउंट अमाउंट ऑफ रीत। ये चीजें हैं आपकी। देखिए तो किस तरह का एक सोशल बेकार सा कस्टम था। देखिए 1924 में जो आपकी हिमालयन विद्यालय विद्यालय जो है आपके सम्मेलन सभा, इन्होंने 1924 में डिमांड की पहली बार कि भाई इसको अबॉलिश किया जाए। उसके बाद आप देखिए कि राणा दलीप सिंह जो है उन्होंने भी एक लॉ बनाया रीत के अगेंस्ट। सिंपल क्वेश्चन है। फिर एच जो है उनके ही प्रयासों से 16 जुलाई 1926 को रीत जो है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आप जो है, आपको है पता है कि एचएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट आर दी व्हाट आर दी इफेक्ट्स, या फिर आप ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, इफेक्ट्स लिख सकते हैं ऑफ विथ बेगार एंड रीत इन हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इस आंसर को लिखिए, और जो भी आपके कुछ डाउट्स बचे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में डालिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज सुशांत एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।